नमस्कार, myself डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। फर्स्ट ईयर के लिए गैसेस स्टेज वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे आणविक वेगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। गैस के सभी अणु जब भी टक्कर करते हैं तो समान गति से गति नहीं कर पाते हैं, मानी कि उनकी जो गति होती है सभी की अलग अलग होती है। अणु की परस्पर और पात्र की दीवार पर टकराते हैं जब भी हो, उसके फलस्वरूप संवेग में जो चेंज होता है, मानी संवेग में जो परिवर्तन होता है, अर्थात कुछ अणु का वेग बढ़ जाता है और कुछ का अणु का कुछ का अंश या वेग है जो घट जाता है। अतः सभी अणु भिन्न भिन्न वेगों से गमन करते हैं, मानी प्रत्येक जो अणु होगा उसका गमन का वेग अलग अलग होगा और उसकी गतिज ऊर्जाएं भी अलग होगी। अणु के मध्य वेगों के वितरण को समझने के लिए जब प्रायिकता की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो जैसी मैक्सवेल ने 1816 में एक नियम दिया कि जिसे आणविक वेगों के वितरण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इस नियम से ये स्पष्ट होता है कि गैस के अणु किसी भी दिशा में, मानी शून्य से लेकर अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं, यानी वेग भी उसका फिक्स नहीं होता, किसी भी वेग से वो गति कर सकते हैं। उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करें तो 1 dn/n dc = 4 pi m upon 2 pi rt 3.2 e mc² 2 rt c²। या n अणु की संख्या है उस गैस के पात्र में, जितने अणु की संख्या है, अणु का वेग c अणु का वेग है, डीसी वेग में अल्प परिवर्तन, डीसी मानी अल्प सांद्रता पर या मानी अल्प परिवर्तन वेग में किया जाता है। dn/n अणु का भिन्न भिन्न वेग और d प्लस डीसी के मध्य में जितना भी वेग होता है, मानी सांद्रता परिवर्तन के साथ या अणु के वेग में जितना भी परिवर्तन होता है उसको dn/n से हम लोग डिफाइन करते हैं। m अणु का मानी गैस का अणु भार, r गैस स्थिरांक, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, e प्राकृतिक मानी नेचुरल लॉग की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो मैक्सवेल ये कह रहा है कि ये एक जो गैस के अणु हैं, कुछ अणु तो बहुत अपर मतलब बहुत ज्यादा वेग से गति करते हैं, कुछ कम उससे कम में और कुछ उससे कम में, और बाकी है जो इन बिटवीन। यानी कि मैक्सवेल जो डिफाइन कर रहा है कि अगर हम इस तरह का आरेख लेवे तो T1 T2 T3 टेम्परेचर को आरेख में ABC 3 अणु की बात करें, ऐसे लाखों अणु हो सकते हैं। इनके आक्षेप की बात करें तो ये टॉपेस्ट है कि यानी ये पीक टॉपेस्ट होगी और ये इसकी इस अणु के लिए मिडिल हो गई और ये लोअर हो गई। बाकी सभी अणु इसी बीच का जो गैप है, यानी यहाँ पर T3 T2 T1 तीन टेम्परेचर के अलग अलग ताप पर हम बात कर रहे हैं, तो T3 सबसे टॉपेस्ट टेम्परेचर हो गया और सॉरी T1 सबसे टॉपेस्ट हो गया, T2 उसके बाद में और T3 सबसे लोएस्ट। तो अलग अलग उनका जो वेग है, वेग भी अलग अलग हमारे को देखने को मिलता है। तो स्थिर ताप प्राप्त होने पर वक्र इसकी ये इक्वेशन हमें क्या कहना चाहती है, बहुत कम या बहुत अधिक वेग वाले अणुओं का अंश बहुत कम होता है। मानी कि जो बहुत ज्यादा वेग और बहुत कम वाले बहुत कम होते हैं, सब इन बिटवीन लगते हैं। लगभग शून्य वेग वाले अणु का अंश तो बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे वेग का मान बढ़ता है तो उस अणु का अंश भी बढ़ता जाता है, अर्थात अधिकतम मान को प्राप्त करने के बाद फिर तेजी से कम होने लगता है। अर्थात पहले एक टॉपेस्ट पे चले जाएंगे, टॉपेस्ट जाने के बाद में फिर वापस नीचे आने लग जाएंगे। तो वेग के अधिक मान का अंश लगभग शून्य। इसी तरह से हाई वेलोसिटी का वैल्यू भी बहुत कम होती है, लो वेलोसिटी की कम होती है और हाई की भी कम होती है। किसी ताप पर अधिकांश अणु का जो वेग होता है उसको हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी कहते हैं, और वेग इस वेग के वक्र में माने टॉपेस्ट लेवल पे माने उच्चिष्ट स्थान प्राप्त के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। उच्चिष्ट के समीप वक्र असतत होता है अर्थात डिसकंटिन्यू होता है। अणु का प्रायिकता वेग, औसत वेग और जो है वो भी भिन्न भिन्न हमारे को देखने को मिलते हैं। यदि तीन तापों में T1 T2 T3 के वक्रों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि अणु की प्रायिकता वेग का मान में क्या होती है, मान में वृद्धि होती है, माने अल्फा ग्रेटर देन अल्फा डैश ग्रेटर देन अल्फा डबल डैश। अर्थात ताप बढ़ने के साथ साथ वितरण वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, मानी राइट साइड में शिफ्ट होता है, वक्रों की ऊंचाई कम होती जाती है, अणु का अंश जो विभिन्न वेगों से गति करता था और उसके वेग में अंतर कम हो जाता है। वक्र चौड़ा होना दर्शाता है कि उच्च ताप पर ज्यादातर अणु का वेग सामान्य से अधिक होता है। इस आलेख में हम देखते हैं कि P1 एक संगत बिंदु है, जिस पर अगर हम देखें तो T1 में SA, T2 पर SB और T3 पर SCP के द्वारा हम डिनोट करें तो तीनों अंशों की तुलना करने पर हम ये देखते हैं कि अधिक ताप पर अधिक वेग रखने वाले अणु का अंश भी बढ़ता जाता है, माने जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता अणु का अंश भी बढ़ता जाएगा।
टाइप ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी की बात करें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं कि गैस के समस्त अणु के वेग को वर्गों के औसत मूल वाद्य वेग वर्ग माध्य मूल के द्वारा डिनोट करते हैं। C इक्वल टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर डैश 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 Cn स्क्वायर डेल अपॉन n के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। इसका अगर हम इक्वेशन नहीं देखें तो PV इक्वल टू 1/3 NMC स्क्वायर, C स्क्वायर अगर निकाले तो 3PV अपॉन Mn, तो C इक्वल टू हो गया 3PV Mn इक्वल टू 3 RTM इक्वल टू 1.7 RT अपॉन M। तो ये C को हम जो इसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को C के द्वारा डिनोट करते हैं। तो C इक्वल टू होगा 3PV अपॉन Mn अपॉन V के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, यदि समस्त अणु के वेगों की गुणनफल के योगफल को अणु की कुल संख्या का भाग लगा दे, कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn अपॉन n तो भाग लगा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें औसत वेग प्राप्त हो जाता है। औसत वेग की हम इस तरह से इक्वेशन के द्वारा भी दे सकते हैं, डेल्टा n अपॉन 0 से इन्फिनिटी टू CdN, तो CdN अपॉन n अणु की संख्या जितनी होगी उसके द्वारा इस इक्वेशन के द्वारा हम एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं कि उपरोक्त समीकरण में Mn के स्थान पर a रख दे अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से, तो C बार इक्वल टू 4 पाई a अपॉन पाई 3/2 0 से इन्फिनिटी C क्यू E AC स्क्वायर DC, अर्थात C बार इक्वल टू 4 पाई a अपॉन पाई 3/2 x 1/2 a स्क्वायर, इसका मान इसके द्वारा a का मान रख दिया जाए तो लास्ट में हम ये देखते हैं कि 8PV अपॉन पाई m या 8P अपॉन पाई डी, ये तो मोलिकुलर वेट की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करें, इसके द्वारा हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है रूट मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, प्रायिकता वेग। तो किसी गैस के अधिकांश अणुओं का वेग प्रायिकता वेग 1 कहलाता है, मैंने स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसकी गणना भी जनरली सीपी के आकलन के द्वारा की जाती है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसके रूप में की जाती है, तो प्राप्त परिणाम शून्य के बराबर रखी गई है। तो 1 अपॉन n dn dc 4 पाई m अपॉन 2 पाई rt 3/2 इस इक्वेशन में हम देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि प्रायिकता वेग की जो गणना की जाती है, तो प्रायिकता वेग की जो मान प्राप्त होता है वो शून्य के बराबर होता है, अर्थात उपरोक्त समय C और A बराबर हो जाता है, क्योंकि प्रथम A और E का मान शून्य नहीं हो सकता, अतः इसकी वैल्यू किस तरह C इक्वल टू A मानी प्रायिकता वेग हमारे पास में, और एवरेज वेलोसिटी भी इसके बराबर डिफाइन कर सकते हैं। मानी ये देखिए आप इसको, जिसको हम इसको C से डिनोट किया था और यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं A से, तो C किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इसी की इक्वेशन के द्वारा हम इसको दे सकते हैं 2RT अपॉन M इक्वल टू 1.4 RT अपॉन M के द्वारा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब तीनों का रेशो अगर हम एक बार लिखे तो 3RT अपॉन M मतलब C बार और A के रेशो के रूप में लिखे तो 3RT अपॉन N जो अनुपातिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो 8RT पाई M 2RTM, ये एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कभी बार रेशो इसका डायरेक्टली रेशो पूछ लिया जाता है, तो ये हम इसके द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। CGS सिस्टम में अगर इसकी बात करें तो इसकी C की जो वैल्यू होगी वो R की हमें एक यूनिट पता होनी चाहिए जनरली कि R की यूनिट क्या होती है, R का मतलब वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो 8.314 10⁻⁷ आर्ग प्रति डिग्री प्रति मोल। इसी तरह C की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसके द्वारा 1.579 10⁻⁴ अंडर द रूट ऑफ T अपॉन M सेमी प्रति सेकंड के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट में इसकी वैल्यू निकल के आती है 4.994 अंडर द रूट ऑफ T अपॉन M मीटर प्रति सेकंड के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास में होता है रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS और एवरेज, ये हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूलर थ्योरी के द्वारा हम डिसाइड कर रहे हैं कि इनके द्वारा भी इनकी वैल्यू को किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं कि वैल्यू किस तरह हमें पता लगेगी। धन्यवाद।